हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 25। जिसने 24 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 15 या 16 मिनट की वीडियो हैं सारी, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है ये है 25 और आज का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इससे सवाल हैं तुलनात्मक राजनीति से, वो आज हम इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो ये है तुलनात्मक राजनीति टॉपिक। इसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह किसका कथन है? काम्टे का है, बक्कल का है, ब्राइस का है या फिर मैटलैंड का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो बताइए क्या है इसमें आंसर। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि किस पर? शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसने दिया है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मैटलैंड ने। किसने दिया है? मैटलैंड का कथन है। किसका कथन है? मैटलैंड का कथन है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? प्राकृतिक कानून, देवी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। हॉब्स क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा कानून है? ये है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक कानून। कौन सा है? प्राकृतिक कानून। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत दिया है? तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन गलत दिया है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में। तो देखो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। जो तुलनात्मक राजनीति है वह आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती बल्कि वे तथ्य अवश्य प्रस्तुत करती है जिनको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का अभी तक कोई स्वरूप नहीं हुआ है, इसलिए इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये गलत दिया है। सही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। तो बताइए इसमें क्या है? तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है। तो देखो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती और सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है? दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या बताना है हमें? तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है इसमें? ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
ठीक है। उपयुक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य व लक्ष्य इस प्रकार हैं। दार्शनिक लक्ष्य भी है, वैज्ञानिक लक्ष्य है, व्यवहारिक उपयोग के लक्ष्य हैं और शासन नीति में प्रयोग के भी लक्ष्य हैं। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। सरकारों के अध्ययन की, आनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की या फिर संविधानों की तुलना की। क्या बोल रहे हैं? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई, तो किसकी हुई है? ये है ऑप्शन नंबर बी, आनुभविक अनुसंधानों की। आनुभविक अनुसंधानों की जो तुलनात्मक राजनीति है, अगर उसकी अध्ययन की हम बात करते हैं तो पारंपरिक उपागमों में आनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया और तथ्यों के सुनिश्चित परिमाणन का इसमें अभाव ही रहा है। ठीक है। पारंपरिक उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन और संविधानों की तुलना पर इसमें ज़्यादा बल दिया गया है इसकी अपेक्षा, आनुभविक अनुसंधानों की अपेक्षा। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए हैं अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक संस्थागत अध्ययन या फिर अवैज्ञानिक अध्ययन। क्या बोल रहा है? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताइए सही आंसर क्या है इसमें? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, अवैज्ञानिक अध्ययन। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है? मैकीडस का है, जी.के. रॉबर्ट्स का है, जीन ब्लॉन्डेल का है या फिर स्प्रेंगलर का है? तो बताइए ये किसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है? ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी.के. रॉबर्ट्स का। किसका है? जी.के. रॉबर्ट्स का ये कथन है कि जो तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राजनीति संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया? महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था या फिर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। क्या बोल रहा है? जो आमंड महोदय हैं उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया। राजनीति संस्कृति के वर्गीकरण में राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया, तो वो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से इसमें संबंधित है। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा है? एम कर्टिस ने कहा है, जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा है, जीन ब्लॉन्डेल ने कहा है या फिर आर.सी. मैक्रिडिस ने कहा है? तो बताइए, पीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये किसने कहा? तो ये कहा है एम कर्टिस ने। किसने कहा है? एम कर्टिस ने। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक कौन था? प्लेटो थे, अरस्तु थे, मैकियावेली थे या फिर हॉब्स थे?
क्या बोल रहा है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा या फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा? सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? तो अरस्तु द्वारा हुआ है। ठीक है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। संवैधानिक सरकार के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो सीमित शासन भी है, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा भी है, इसके अलावा व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा है, उसकी संपत्ति की भी सुरक्षा है, ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार भी है, और अनुबंध की स्वतंत्रता और कानूनों का समान संरक्षण भी है। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? परिवर्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या या फिर भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या? क्या बोल रहा है कि कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? इसमें से कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक मतभेद की समस्या। कौन सी समस्या नहीं है? धार्मिक मतभेद की समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है। राजनीति विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना या फिर उपयुक्त सभी? पीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है? राजनीति विकास का साधन क्या क्या है? तो देखो, राजनीतिक दल भी है, क्रांतिकारी नेता भी है और राष्ट्रीयता की भावना भी है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये थी आज की वीडियो। जितने भी तुलनात्मक राजनीति से पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए थे, उन सभी को आज हमने कवर किया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।